नमस्कार दोस्तों, मैं एलवी कुशवाहा आप सभी का मोटिवेशन एंड एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं और 10वीं के हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले हैं। इस हिंदी के साहित्य को 9वीं और 10वीं के दोनों स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और यदि कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट करके ज़रूर पूछिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य को। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे हिंदी साहित्य होता क्या है। इस हिंदी साहित्य को एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, एकदम मज़ा ही आ जाएगा। आइए देखिए हिंदी साहित्य। सबसे पहले हम जानते हैं साहित्य होता क्या है। साहित्य क्या होता है? मनुष्य की अभिव्यक्ति क्षमता ही साहित्य को प्रदर्शित करती है, साहित्य की प्रदर्शन को बताती है। मनुष्य की अभिव्यक्ति, हम क्या है? हम मनुष्य हैं। हमारी अभिव्यक्ति क्या है? हम अभिव्यक्ति का अर्थ होता है प्रकट करना, प्रकाशित करना, दिखाना, या हम क्या दिखाना चाहते हैं। हम इस समय हम क्या कर रहे हैं? अपनी अभिव्यक्ति को दिखा रहे हैं। आप लोग कुछ कर रहे हैं यानी अपनी अभिव्यक्ति को क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा ये साहित्य है, यानी मनुष्य की अभिव्यक्ति क्षमता, यानी जो भी अभिव्यक्ति की क्षमता है, प्रकट करने की क्षमता है हमारी, उतना हम क्या कर रहे हैं? अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा साहित्य हो जाएगा। ठीक। अब साहित्य के भेद कितने होते हैं, साहित्य के कितने भाग होते हैं, उसको हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। साहित्य के भेद किसके आधार पे? शैली के आधार पे पहले हम पढ़ेंगे कि साहित्य के जो भेद होते हैं वो शैली के आधार पे कितने होते हैं। तो देखिए, साहित्य के भेद शैली के आधार पे दो होते हैं, जिसमें पहला होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। दो भाग हमारे हो गए, एक को कहते हैं गद्य और एक को कहते हैं पद्य। अब देखिए, इसको ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। आप लोग एक बार देखेंगे और समझेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, गद्य जो होता है वो क्या होता है? छंद विहीन होता है। क्या होता है? छंद विहीन, यानी जो गद्य रचना होती है उसमें छंद का कोई नामो निशान नहीं होता है, यानी उसमें छंद नहीं पाया जाता है, छंद विहीन होता है। ठीक। लय मुक्त होता है, इसमें कोई लय नहीं होता है, इसमें कोई भी लय नहीं होता है। और संगीतात्मकता रहित, यानी इसमें संगीत के माध्यम में कोई बात नहीं की जाएगी, इसमें संगीतात्मकता नहीं होगी। एवं विचार प्रधान रचना है। इस रचना में होगा क्या? ये रचना विचार प्रधान होती है, विचारणीय होती है। इस पे विचार किया जाता है कि जो गद्य रचनाएं होती हैं, उन गद्य रचनाओं को पढ़ने के बाद उस पर विचार किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। तो इसलिए इस रचना को विचार प्रधान कहा गया है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए, एक बार और इसको देख लीजिए। जो गद्य रचना होती है क्या होती है? छंद विहीन होती है, लय मुक्त होती है, इसमें लय का कोई मतलब नहीं होता है, संगीतात्मकता रहित तो होती है, इसमें संगीत का भी कोई वर्णन नहीं किया जाता है। एवं विचार प्रधान होती है। क्या होती है? विचार प्रधान होती है। इसमें छंद यानी गद्य को पढ़ने के बाद क्या किया जाता है? विचार किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। पद्य को देखिए, पद्य में क्या होता है? पद्य में छंद होता है। जैसे आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ये क्या है? छंद है। तो यानी ये पद्य में आ गया, छंद पद्य में आ जाते हैं। लय, आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते होंगे, जैसे लय में मानिए आप लोग दोहा पढ़ते होंगे कबीरदास जी का, तो उसमें पढ़ते होंगे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। देखिए दोस्तों, इसमें लय था कि नहीं? ये हो गया लय। संगीतात्मकता, इसमें संगीतात्मकता भी था, यानी जिसमें लय और आ गया, क्या कहेंगे उसको? संगीतात्मकता है। विचार प्रधान भी है और विचार प्रधान से युक्त भावात्मक रचना है।
क्या है, भावात्मक रचना है। यानी इस पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे विचार किस रूप में करेंगे, भावात्मक रूप में। यानी हमारे हृदय से भाव जगेंगे। कहाँ से, हृदय से। और जो ये गद्य होता है इसका कनेक्शन हमारे मानसिकता से होती है, यानी हमारे मस्तिष्क से होता है। लेकिन जो पद्य का कनेक्शन होता है, जुड़ाव होता है, लगाव होता है, वो हमारे हृदय से होता है। यानी जो पद्य होता है वो हमारे हृदय को छूने वाला होता है, सरसपूर्ण होता है। और गद्य हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों आप लोगों को इतना आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अभी आप लोगों को इसकी परिभाषा अच्छे तरह से मिल जाएगी और इसके उदाहरण भी आपको देखने को मिल जाएंगे अभी इसके बाद तुरंत। चलिए दोस्तों, अब ध्यानपूर्वक परिभाषा को समझते हैं। गद्य की परिभाषा क्या होती है और पद्य की परिभाषा क्या होती है। आइए देखिए, वह रचना जो छंद विहीन, लय मुक्त, संगीतात्मकता रहित एवं विचार प्रधान होती है, गद्य कहलाती है। आप लोगों को इसके पहले समझाएं, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आप लोग परिभाषा को इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर जैसे गद्य विधाएं, अब इसमें जैसे में क्या आ सकता है, कहानी। क्या होता है कहानी में, कहानी छंद विहीन होता है, लय मुक्त होता है, संगीतात्मक रहित होता है, परंतु विचार प्रधान होता है। वैसे ही नाटक और संस्मरण भी होते हैं। अब देखिए पद्य, पद्य क्या होती है, पद्य वह रचना जिसमें छंद, लय, संगीतात्मकता एवं विचार प्रधान युक्त भावात्मक गुण होते हैं। क्या होते हैं, भावात्मक। जैसे हमारे हृदय के जो भाव होते हैं उस गुणों से ओतप्रोत ये रचनाएं होती हैं। कोई भी रचना आप ले सकते हैं, तो क्या हो, वो रचनाएं क्या होनी चाहिए। जैसे हम कविता पढ़ते हैं, यदि वीर रस की कविता पढ़ते हैं तो हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। लगता है कि हाँ, हम एक सच्चे देशभक्त हैं और हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक भावात्मक गुण उत्पन्न होते हैं, भावात्मक उत्साह पैदा होता है। देखिए अब इसमें क्या क्या आते हैं, खंड काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और कविता। तो ये क्या है, पद्य के उदाहरण हैं। इसमें खंड काव्य, महाकाव्य और कविताएं आ सकती हैं। आप लोगों को गद्य और पद्य आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि कोई बात नहीं समझ में आई होगी कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या कमी है, क्या अच्छा है। आप लोग बताएंगे तभी हम बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।